तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे और मस्त होंगे। तो देखिए, ये हमारा सेकेंड वीडियो है जिसमें हम एरिया और पेरीमीटर के बारे में बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ट्रायंगल्स के बारे में ऑलरेडी समझा दिया है और हमने आए हुए पिछले सालों के 1 या 2 सवाल भी करा दिए हैं। आगे और सवाल हमको मिलेंगे तो हम लोग उसको करेंगे। अब हम कवर करने वाले हैं एरिया और पेरीमीटर के ही अंतर्गत आने वाले एक नेक्स्ट फिगर के बारे में, जिस फिगर के बारे में आपको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई। तो फैज़ान अशरफ, ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। इस फिगर में हम बात करेंगे आपके सामने एक ऐसे फ़ोटो की जिसे हम कहते हैं, एक ऐसे फिगर की बात करेंगे जिसे हम कहते हैं रेक्टेंगल। देखिए ध्यान से मेरे भाई, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगल की। इसको हिंदी में हम आयत के नाम से जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि रेक्टेंगल कोई मिठाई का नाम नहीं है, रेक्टेंगल किसी पौधे का नाम नहीं है, रेक्टेंगल एक फिगर का नाम है। और इस टाइप का फिगर जो आपके सामने मैं बनाया हूँ, इसे मैं रेक्टेंगल के नाम से जानता हूँ। आप भी इसे रेक्टेंगल बोलेंगे, बट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको पहले समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी फिगर को आप रेक्टेंगल बोल देंगे। देखिए, सबसे पहली बात, रेक्टेंगल वह फिगर होते हैं जिनके पास 4 साइड पाए जाते हैं, जिनके पास 4 भुजाएं होती हैं। ओके, 4 भुजाओं वाली बंद आकृति रेक्टेंगल के अंतर्गत आती है। एंड स्पेशल एंड मोर स्पेशल थिंग्स इज कि इसके पास 4 एंगल होंगे अंदर वाले और 4 होंगे बाहर वाले। एंड एक बात और आपको ध्यान रखनी है, केवल 4 साइड 4 एंगल से ही रेक्टेंगल नहीं बन जाता। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ और हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए। क्या कि देखिए, जैसे कि रेक्टेंगल बनाने के लिए हमको जो 4 भुजाएं चाहिए, उसमें एक भुजा बड़ी है। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम एल बोलेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम बी बोलेंगे। ये लंबू राम, ये छोटू राम। जैसे 2 लोग अगर घर में हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है, तो बड़े वाले को लंबू, छोटे वाले को छोटू बोला जाता है। ठीक उसी तरह इसके पास 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाओं में एक बड़ी भुजा है जिसे हम लंबू राम बोलेंगे, छोटे वाले को छोटू राम बोलेंगे। तो मेरे भाई फैज़ान अशरफ, थोड़ा ध्यान से आप इस बात को समझिए, और ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपके साथ मेहनत करना चाहता हूँ। देखिए, एल, अगर ये भुजा एल है भाई, देखिए अगर ये लंबा व्यक्ति है तो इसकी शादी भी आप एक लंबे व्यक्ति से ही कराएंगे, ताकि इन लोगों की जोड़ी अच्छी लगे देखने में। तो ये लंबू हैं तो इनकी शादी भी आप लंबू से ही करा दिए, और ये छोटू हैं तो इनकी शादी आप छोटू से करा दिए, इनके साइज के व्यक्ति से करा दिए। तो लंबी के सामने लंबी और छोटी के सामने छोटी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो क्या यहाँ क्या समझा आपने। देखिए, रेक्टेंगल में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होता है कि एक भुजा लंबी होती है तो एक भुजा छोटी होती है। ओके, लंबी के सामने लंबी, छोटी के सामने छोटी। ओके, अब कुछ चीज़ें और समझिए। रेक्टेंगल बनने के लिए केवल इतना ही काफ़ी नहीं है, इसके हम प्रत्येक एंगल की बात करते हैं। तो इसका प्रत्येक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। ये बात आपको समझ लेना चाहिए। ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, सब 90, 90, 90 एंड अगेन 90, इस तरह मिल के बन जाता है 360 डिग्री। तो ये जो आपके सामने फिगर है, रेक्टेंगल के नाम से जाना जाता है। इसके सभी 4 के 4 अंदर के 4 एंगल्स का सम जो हो जाएगा वो 360 डिग्री हो जाएगा। इसको इंटीरियर एंगल बोलेंगे, अंदर वाले को। अब आइए इसके पेरीमीटर की बात करते हैं। तो देखिए, इसकी अगर पेरीमीटर की बात करेंगे तो दुनिया का किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालना हो तो आप घूम जाइए, यहाँ से घूमते हुए यहाँ आइए, एल मिलेगा, प्लस ऊपर जाइए बी मिलेगा, प्लस दोबारा इधर की तरफ चलिए, एल मिलेगा, फिर बी मिलेगा, एल मिलेगा, बी मिलेगा, एल एल 2 बार एल मिलेगा, बी बी 2 बार बी मिलेगा, 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बनेगा क्या, एल प्लस बी। यानी लेंथ प्लस ब्रीथ को आपस में ऐड करके दुगुना कर दीजिए, पेरीमीटर निकल के आ जाएगा मेरे भाई। ये रहा आपका पेरीमीटर का फार्मूला। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। इसके एरिया के बारे में अगर हम बात करें
तो देखिए दुनिया के किसी भी फ़ोटो का एरिया निकालना हो तो उसके एक कॉर्नर पर खड़े हो जाएंगे, जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। अगर वर्टेक्स है तो वहाँ खड़े हो जाएंगे, और उससे जाने वाली जितनी भी लाइन है, एक लाइन इधर की तरफ जा रही है, एक लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, उनको आपस में मल्टीप्लाई में लिख देंगे, वही उसका एरिया होगा। ये रहा आपका एरिया। याद रखिएगा, एरिया जब भी लिखा जाएगा स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जाएगा, बट जो पेरीमीटर लिखा जाएगा वो विदाउट स्क्वायर लिखा जाएगा, यानी केवल सेंटीमीटर, केवल मीटर, इन्हीं के फॉर्मेट में होगा। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई, इसके ना अगर हम अल्टरनेट वर्टेक्स को आपस में मिलाते हैं, यहाँ से चलते हैं, इस वाले वर्टेक्स को छोड़ दीजिए, अल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर, फिर इसको पकड़ लीजिए, इसको मिला दीजिए आपस में, तो इस भुजा को हम बोलते हैं डायगोनल। डायागोनल। आप बोलोगे सर ये तो आप कुछ देर पहले बोल रहे थे कि इसको हम कॉर्ड हाइपोटेनियस कहते हैं। हाँ जी, उसको बिल्कुल हाइपोटेनियस ही कहते थे हम, बट वो जो है एक बंद आकृति के अंतर्गत नहीं था। जैसे मैंने आपके सामने ये वाला भुजा बनाया था, जो ये 90 डिग्री था आपका, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो ये वाली रेखा थी, इसको हम हाइपोटेनियस यानी कॉर्ड बोलते थे, बट इसका नाम यही बदल गया। अब इसमें डायगोनल बोलेंगे, इसको हाइपोटेनियस, इसको डायगोनल बोलेंगे, और इसको हिंदी में बोलते हैं वी कर्ण। माने एक तरह से आपने क्या किया, एक तरह से आपने कर्ण का विवाह करा दिया, जिससे कि वो वी कर्ण में बदल गया। कैसे, नहीं समझे आप? चलिए मैं समझाता हूँ, देखिए ध्यान से। तो यहाँ देखिए ये कर्ण है और ये है आपका वी कर्ण, माने आपने कर्ण का विवाह करा दिया, और ये कर्ण अब घर के अंदर ही रहेगा। ये रहा, यहाँ दो कर्ण है, एक कर्ण ये और एक कर्ण ये, और ये दोनों के दोनों आपस में बराबर होंगे। यहाँ पे दोनों के दोनों डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं। डायगोनल जो होते हैं D1 और D2 आपस में इक्वल होंगे। इनका एक फिक्स मान होता है, मैं बता देता हूँ। जो डी डायगोनल, चूँकि दोनों आपस में इक्वल ही हैं, तो D1 D2 लिखने का कोई अर्थ नहीं है, डी लिख देते हैं। फिर दोनों का अलग अलग नाम क्यों, दोनों को डी बोल देंगे, और इसका मान होता है अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। याद रखिएगा, ये यहीं से बना है, क्योंकि आप जानते हो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इस निचवा के परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो हाइपोटेनियस बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये अंडर रूट में, ये बन गया आपका हाइपोटेनियस। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। आपने इधर एरिया के बारे में समझ लिया होगा, पेरीमीटर के बारे में समझ लिया होगा, डायगोनल के बारे में समझ लिया होगा। कुछ चीज़ें और हम ध्यान से समझिए। यहाँ से आपका शुरू होता है कैलकुलेशन, यानी कैलकुलेशन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ फैज़ान अशरफ, तो ध्यान से सुनिए। पेपर वाला आपसे कहेगा कि एक आयताकार क्षेत्र है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। बोलेगा आयताकार, ये कैसी कार है? आयत आकार की, यानी आयत धन आकार। आकार माने होता है आकृति या शेप। इसका त और आ जोड़ के बड़ा आ बना दिया है, आयताकार। इसे इंग्लिश में बोलेगा रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर, तो एक रेक्टेंगुलर खेत है, या ऐसे समझिए ध्यान से। पेपर वाला आपसे कहेगा कि एक रेक्टेंगुलर खेत है जिसकी लंबाई है 10 मीटर, चौड़ाई है 8 मीटर। तो पेपर वाला डायरेक्ट पूछेगा, कहेगा एरिया बता दो, तो तुरंत 10 इंटू 8 कर दीजिएगा। किसी एक कॉर्नर पर खड़े हो जाइएगा, इससे इधर 10 गया है, इससे ऊपर 8 गया है, ये हो जाएगा 80 मीटर स्क्वायर। इसका पेरीमीटर पूछेगा। देखो ये तो डायरेक्ट बोल देगा कि परिमाप बताओ, तो डायरेक्ट बोल देगा तो फार्मूला लगा लीजिएगा। कभी कभी वो डायरेक्ट नहीं बोलेगा, वो आपसे कहेगा पेपर वाला कि इस रेक्टेंगुलर खेत के चारों तरफ जैसे ही बोलेगा ना, इसके चारों तरफ जैसे ही बोलेगा ना, तो समझिएगा कि परिमाप ही है वो, क्योंकि परिमाप का भी मतलब होता है उसके चारों तरफ घूम जाना है।
तो पेपर वाला कहेगा इसके चारों तरफ अगर हम कटीला तार लगाते हैं तो कितना मीटर तार लगेगा, तो उसके परिमाप की लंबाई के बराबर ही तार लगेगा। तो परिमाप होगा लंबाई प्लस चौड़ाई, 10 और 8 18 गुणा के 2 18 दूना के 36 मीटर तार चाहिए। पेपर वाला कहेगा कि बताओ इस खेत के चारों तरफ 10 चक्कर लगाने में, 10 राउंड लगाने में कितना तार लगेगा। तो देखो एक राउंड, एक पी का मतलब एक चक्कर में 36 मीटर, तो 10 चक्कर में एक का दिया हो अधिक का पूछे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 में मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का, यानी 360 मीटर तार लगेगा। पेपर वाला कहेगा कि मेरे भाई, पेपर वाला कहेगा कि बताओ अगर अगर दुकानदार ये कह रहा है कि 10 रुपया पर मीटर के रेट से तार मिलेगा, तो यहाँ पे आपको रेट दे दिया गया है। रेट, रेट माने किसी चीज़ का भाव। क्या भाव है? 1 मीटर तार का दाम है 10 रुपये। तो 10 चक्कर लगाओगे तो 360 यानी 360 मीटर लगेगा तार। तो 360 मीटर का दाम कितना हो जाएगा? एक का दिया है अधिक का पूछे, मल्टीप्लाई कर दोगे 360 में ऊपर वाला 10 का, तो 3600 रुपया खर्च हो जाएगा आपका। तो इस टाइप से पेपर में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। सवाल नंबर 1। अब आइए आगे ले चलते हैं आपको। अब देखिए ध्यान से, आपसे ना कुछ इस टाइप का भी सवाल पूछेगा पेपर वाला। पेपर वाला कहेगा आपसे कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये रहा रेक्टेंगुलर फील्ड। ये कहेगा कि एक ऐसा फील्ड है जो रेक्टेंगुलर है। ओके, समझ गया मैं। अब इस रेक्टेंगुलर फील्ड की लंबाई और चौड़ाई होगी ही, क्योंकि आपने जैसे ही शब्द सुना रेक्टेंगुलर, तुरंत आपके माइंड में फ़ोटो बन जाना चाहिए। रेक्टेंगुलर का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई उसके पास होना चाहिए। ओके, जैसे ही रेक्टेंगुलर बोला आप तुरंत समझ गए कि इसके पास लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, लंबाई के सामने लंबाई होगा, चौड़ाई के सामने चौड़ाई होगा। इसका एरिया पूछ लेगा तो आप बोलोगे सर एरिया बराबर होता है L इंटू बी। तो यल बी बता देगा। देखो ध्यान से, 1 2 3, 1 2 3, 3 पैरामीटर में से कोई 2 दे देगा, एक पूछ लेगा। यल दे देगा, बी दे देगा, ए पूछ लेगा। अगर आपसे कहे कि यल है 30 मीटर, बी है 10 मीटर, तो एरिया हो जाएगा आपका 300 मीटर स्क्वायर। ओके गुड। अब देखिए ध्यान से सुनिए, पेपर वाला ना आपको एरिया दे देगा, उल्टा सवाल देगा, कहेगा एरिया है 300 मीटर स्क्वायर, एल है 30 मीटर, तो स्वाभाविक सी बात है बी पूछेगा। बी नहीं पूछेगा तो पेरीमीटर पूछ लेगा, जबकि बी निकालने के बाद ही पेरीमीटर निकल पाएगा। तो इसी पर 1 2 3 जो दिया होगा उसका फार्मूला लगाएंगे हम, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, कभी कभी सवाल ऐसे पूछेगा, कहेगा पेपर वाला ऐसे कहेगा कि एक फ्लोर है, जिस कमरे में हम बैठे हैं उस कमरे में एक फ्लोर है, नीचे ज़मीन को फ्लोर बोलते हैं। इस फ्लोर की लंबाई है 25 मीटर एंड 15 मीटर, और इस फ्लोर के अंदर हमको टाइल्स लगाने हैं, टाइल्स। और ये जो टाइल्स हैं वो रेक्टेंगल शेप के होंगे, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई वाले। फिर से सुनिए, फ्लोर की लंबाई चौड़ाई दे देगा, टाइल्स की लंबाई चौड़ाई दे देगा, और आपसे कहेगा बताइए नंबर ऑफ टाइल्स कितने लगेंगे। तो इसको लगाने के लिए कैपिटल यल इंटू कैपिटल बी अपॉन स्मॉल यल इंटू स्मॉल बी वाला फार्मूला लगा देंगे, और इस फार्मूले से आप नंबर ऑफ टाइल्स निकाल सकते हैं मेरे भाई। इस फार्मूले से आप नंबर ऑफ टाइल्स लगा सकते हैं। चलिए निकालिए नंबर ऑफ टाइल्स। ऊपर आपको कैपिटल यल का मतलब फ्लोर का लंबाई और फ्लोर की चौड़ाई, टाइल्स की लंबाई, टाइल्स की चौड़ाई। देखिए कुछ बच्चे डायरेक्ट इसको काटना शुरू कर देते हैं। एक बात ध्यान रखिए कि ये मीटर है और निचवा वाला सेंटीमीटर है, तो इसको काटने के लिए ना आपको पहले इसको चेंज करना पड़ेगा, छोटका में बदलना पड़ेगा।
पहले सबको छोटका में बदल लो, इसको छोटका में बदलोगे तो 25, मीटर को बदलोगे तो 00 लगाकर सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर बटा में 1000 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 5 के पीछे 00 सेंटीमीटर। अब 20 से 20 उड़ा दीजिए, 5 3 जा 15 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा आपका 5 से कट जाएगा, 5 दूना के 10, 5 5 25, 5 तिला के 15 बटा 2, यानी 7.5 टाइल्स लगेंगे। 7 टाइल्स लगेगा और 1 टाइल्स आधा लगेगा। तो टाइल्स वाले सवाल को लगाने का फार्मूला ये होता है, बस ये बात याद रखिएगा आप। तो इस टाइप के पेपर में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। चलिए मैं आपको कुछ सवालों को करा के सॉल्व करता हूँ। अच्छा, पहले एक चीज़ और समझा देता हूँ, इसके आगे आपको मैं स्क्वायर से भी संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में बता देता हूँ जो कि आपको जान लेने काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, जिस तरह आपने रेक्टेंगल समझा ना कि रेक्टेंगल एक मिठाई का नाम है, ठीक उसी तरह आप समझिए कि एक फ़ोटो है जिस फोटो को हम कहते हैं स्क्वायर। स्क्वायर आपने नाम सुना होगा, इसको हम वर्ग के नाम से जानते हैं। क्या होता है भाई ये वर्ग? 4 डंडी होने चाहिए इसके पास, 4 डंडी से मिलकर बनी हुई एक बंद आकृति। तो आप कहोगे सर 4 डंडी से तो आयत भी बना था। हमने बोला हाँ, इसीलिए कुछ इसकी अलग कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी कुछ अलग प्रॉपर्टी हैं जो इसको रेक्टेंगल से अलग बनाती हैं। सबसे पहली बात कि 4 साइड इसके पास होगा ही होगा, जैसा कि रेक्टेंगल के पास था, अभी तो अलग नहीं हुआ। दूसरी चीज़, इसके जो 4 के 4 साइड होंगे ना, 4 साइड आर इक्वल। इसके जो 4 के चारों साइड है ना वो आपस में बराबर है। अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ए है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। इसके 4 के 4 साइड इक्वल हैं। जब इसके 4 के 4 साइड इक्वल हैं तो भैया फिर इसमें लंबू कहाँ छोटू कहाँ? हम कह रहे हैं कि एक घर में 3-4 बच्चे हैं, चारों सेम टू सेम हाइट वाले हैं, तो उनको हम ना लंबू बोलेंगे ना छोटू बोलेंगे। तो इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, बस एक ही भुजा होती है, क्योंकि उसी को देखकर सब बन जाते हैं। एक भुजा दिया होगा तो हम सबको वही सेम टू सेम मान लेंगे। ओके, यहाँ पे और बात करूँ तो यहाँ पे 4 एंगल होंगे, जैसा कि रेक्टेंगल में भी था, सब 90-90 होंगे। हाँ जी। ओके, अब यहाँ पे इसके पेरीमीटर के बारे में बात करते हैं। तो पेरीमीटर का मतलब होता है चारों तरफ घूम जाइए, यहाँ घूमिए ए, फिर ए, फिर ए, फिर ए, 4 इंटू ए, 4 बार ए मिलेगा। इसके एरिया के बारे में बात करिए तो एरिया के लिए मैंने क्या बोला था कि कॉर्नर में खड़े हो जाइए, ऊपर देखिए, इधर की तरफ देखिए, ए यानी ए इंटू ए यानी ए का स्क्वायर। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, इसके डायगोनल के बारे में बात करें तो इसके पास 2 डायगोनल होंगे, एक डायगोनल ये होगा और एक डायगोनल ये होगा। अब दोनों डायगोनल जो है आपस में बराबर होंगे, इसलिए D1 और D2 दोनों बराबर कर देते हैं। जब दोनों आपस में बराबर ही हैं तो फिर इसको D1 D2 क्यों बोलना, डी बोल देते हैं, क्योंकि दोनों ही बराबर हैं। और डी का मान हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्योंकि भाई यहाँ पे यल और बी होते नहीं हैं, यल की जगह भी ए, बी की जगह भी ए, क्योंकि 4 साइड आर इक्वल होते हैं। हो जाएगा अंडर रूट में 2a स्क्वायर, और यहाँ से ए स्क्वायर में से ए बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 अंदर रह जाएगा। तो ये हो जाएगा डायगोनल। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि स्क्वायर के डायगोनल आपस में 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करते हैं, जबकि रेक्टेंगल में ऐसा नहीं था। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए, अब पेपर वाला सवाल कैसे पूछेगा? पेपर वाला कहेगा भैया इसके चारों तरफ एक चक्कर लगाना है, यानी पेरीमीटर 10 चक्कर लगाना है, यानी अगर यन राउंड घूमना है तो यानी यन इंटू पेरीमीटर। बोलेगा टाइल्स बिछा दो, तो टाइल्स बिछाने के लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ टाइल्स। पूछेगा कि एक स्क्वायर शेप का फील्ड है, उसमें टाइल्स लगाने हैं, फ्लोर है उसमें टाइल्स लगाने हैं, तो ए, तो कैपिटल ए इंटू कैपिटल ए बटा में, अगर यल भी हो, टाइल्स का शेप अगर रेक्टेंगल होगा तो यल भी हो जाएगा। नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का फार्मूला है ये आपका।
ओके। अब देखिए ध्यान से, आप एक बात ध्यान रखिए कि पेरीमीटर निकालने के लिए ना केवल एक ही भुजा का होना काफ़ी है। तो पेपर वाला सवाल ऐसे पूछेगा, कहेगा आपसे कि एक वर्गाकार खेत है जिसकी भुजा 9 मीटर है, उसके चारों तरफ, जैसे ही चारों तरफ बोला तुरंत समझिए कि पेरीमीटर की बात करेगा। चारों तरफ 9 9 चौका 36 मीटर लंबाई होगी। उसका 10 चक्कर लगाया गया, यानी 360 मीटर लंबाई हो जाएगी। 360 मीटर उसकी लंबाई हो जाएगी। बोला गया कि दुकानदार ने 1 मीटर तार का दाम 10 रुपये लिए हैं। तो बताओ, अगर उसके चारों तरफ 10 चक्कर तार लगाए गए हों तो कितना रुपया खर्च हुआ होगा। तो 10 चक्कर में 360 मीटर तार लगेंगे, क्योंकि एक चक्कर में लगता है 36 मीटर। तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी टोटल खर्च जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 3600 रुपया। इतना। पेपर वाला सवाल उल्टा पूछेगा, कहेगा एक खेत है, उसके चारों तरफ 10 चक्कर लगाए गए, तो बताओ 10 रुपया प्रति मीटर की रेट से अगर 3600 खर्च आया तो उसका एरिया क्या होगा, ऐसे पूछ लेगा। तो देखो, 1 मीटर में 10 रुपया खर्च आया है, तो 3600 रुपये आपने खर्च किए हैं, तो 10 का भागा दे देंगे तो टोटल मीटर निकल जाएगा। टोटल मीटर 360 मीटर तार लगा होगा। 360 मीटर तार 10 चक्कर का है, तो एक चक्कर का 36 मीटर आ गया। और एक चक्कर को ही परिमाप कहते हैं, यानी 4A बराबर 36, तो 4 बराबर हो जाएगा 9, A बराबर हो जाएगा 9, और एरिया हो जाएगा 9 का स्क्वायर, यानी 81 मीटर स्क्वायर। और इस तरह के आपके ढेर सारे सवाल हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। चलिए मैं देखता हूँ कौन कौन सा सवाल आप लगा पाते हैं। तो इधर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि अ पार्क इज़ 1500 मीटर लॉन्ग। जैसे ही लंबा की बात किया तो समझिए कि ये रेक्टेंगल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में ही लंबाई चौड़ाई की बात होती है। रेक्टेंगल ही भेदभाव करता है, स्क्वायर में तो सब सेम होता है। एंड इतना मीटर वाइड, अ साइक्लिस्ट हैज़ टू टेक 4 राउंड, 4 राउंड ले रहा है। एक राउंड का क्या होगा, पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर निकालोगे, जो आएगा 4 में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 4 राउंड में चली गई दूरी निकल जाएगी। तो 4 राउंड में जितना दूरी तय किया है उसको पेपर वाला बोल रहा है कि हाउ मच टाइम विल ही टेक, वो कितना समय लेगा एट द स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर उसकी स्पीड 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 4 राउंड, पहले देखो, पहले इसका पेरीमीटर निकालोगे। पेरीमीटर माने एक चक्कर में चली गई दूरी, फिर 4 चक्कर में चली गई दूरी के लिए क्या कर दोगे आप, 4 का मल्टीप्लाई, जो आएगा वो मीटर में आएगा, उसको किलोमीटर में बदलने के लिए आप 1000 का डिवाइड कर दोगे, उतना दूरी इसके स्पीड से टी निकाल लोगे। अब जानते हो, फार्मूला जानते हो कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ से टाइम निकल जाएगा। अब आगे देखो, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर। एक स्क्वायर है यानी 4A, और 2 ब्रैकेट में L+B, दोनों बराबर कर दोगे। इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 16, देखो ध्यान से समझो मेरी बात को। मेरे भाई पेपर वाला कह रहा है कि एक स्क्वायर का पेरीमीटर और एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपस में समान है, समान कर दिया हमने। अब इसमें क्या क्या दिया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें देगा आपको। जैसे बोला है कि इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 16, स्क्वायर का साइड 16 है, यानी 4 × 16 बराबर। आगे देखो, एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 18, लेंथ भी दिया है 18 + B, ये पूछ लेगा। अब बस इसको सॉल्व कर लेना, बी का मान आ जाएगा तुम्हारा। जैसे ही बी का मान आएगा, पूछा है ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, निकल जाएगा। बोलेगा हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर ए वॉल। एक वॉल के लिए कितना ब्रिक्स लगेंगे, कितने ईंटें लगेंगे। अगर वॉल जो है 8 मीटर लंबा, 6 मीटर ऊंचा और इतना मीटर मोटा हो, इफ़ इज ब्रिक्स इतना, तो वो नंबर ऑफ टाइल्स वाले सवाल है, इसको नंबर ऑफ ब्रिक्स कह सकते हो। नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू कैपिटल L इंटू कैपिटल B इंटू कैपिटल H अपॉन स्मॉल l इंटू स्मॉल b इंटू स्मॉल h। इससे ये सवाल लग जाएगा।
आगे देखो, कह रहा है टू सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर ईच आर ज्वाइंट इंड टू इंड। देखो दो को क्यूब है। अब सबसे पहले क्यूब के बारे में समझ लो। देखो क्यूब जो है ना एक 3D फोटो होता है। ये 3D फोटो का मतलब जिसमें 3 डायमेंशन हो। तो 2 डायमेंशन वाले तो 2D कहलाते हैं। अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो 2D था। 3D क्या होता है, स्क्वायर से बनता है। देखो ये रहा आपके सामने 2D फोटो जिसको स्क्वायर बोलते हैं। अब इसको ना मैं 3D फोटो बना दे रहा हूँ ऐसे। हालांकि 2D पर 3D बनाना तो बड़ा मुश्किल है, बट समझने के लिए आप ये समझ लो कि ये एक 3D फोटो बन गया। ये रहा 3D फोटो। अब समझो इस 3D फोटो में ना एक ऊपर वाले फेस के बारे में देखो। ये इसकी ए वाली भुजा, ए, ये भी भुजा ए, और पीछे वाला भी ए। दो क्यूब को आपस में चिपका दिया गया। जब दो क्यूब को चिपकाया जाएगा 10-10 सेंटीमीटर वाले दोनों की भुजाओं को सेम है तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ऐसा दिखाई देगा। दो क्यूब हैं और ये भी ए वाली भुजा। तो ये ए और ये ए कुल मिला के ये 2 ए हो जाएंगे। और देखो इसको ऊंचाई ए रहेगी ही रहेगी, इसके पीछे की चौड़ाई भी ए ही रहेगी। यानी देखो क्यूब को अगर आपस में चिपकाया जा रहा है तो यहाँ पर इसकी इसकी ऊंचाई और इसकी ब्रीथ में कोई चेंज नहीं आ रहा है, नो चेंज। हाँ बट इसकी लंबाई में चेंज आ जा रहा है। पहले जो स्क्वायर हुआ करता था अब वो स्क्वायर नहीं रहेगा, बिकॉज उसके सामने एक ऐसा फोटो बन गया जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई और ऊंचाई से ज़्यादा है। ये देखो ज़रा ध्यान से। ये देखो जरा ध्यान से। ये फोटो इस टाइप का बन गया। तो ये वाली जो भुजा है वो इसके और इसके कहाँ बराबर रह गई। हाँ ये दोनों तो ए हैं, दो भुजा बराबर है, बट तीसरी वाली बराबर नहीं है। अब ये 2A हो गई। इसीलिए इस वाले फोटो को तो क्यूब बोलेंगे। क्यूब का मतलब ही होता है कि जिसकी तीनों भुजाएं समान हों। बट इस वाले फोटो को हम क्यूब न बोलकर बोलेंगे क्यूबॉइड। इसको हिंदी में बोलेंगे घ ना भ, जिसमें जिसमें की भुजाएं अलग अलग हों। ठीक है। तो अब इसके अंदर कितना खाली जगह है। इस टाइप का आपने बक्सा देखा होगा, रैक देखा होगा लोहे लकड़ी का। इसके अंदर जितना खाली जगह है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम, आयतन बोलते हैं। वॉल्यूम, आयतन। तो इस आयतन को लगाने के लिए, इस आयतन को निकालने के लिए अब फार्मूला लगाओगे LBH, L/B/H बस। जैसे एरिया को निकालने का फार्मूला होता है। एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, इसके अंदर का खाली जगह L और B दोनों का मल्टीप्लाई। और यहाँ 3D फोटो है तो कोनों पे खड़े हो जाएंगे तो 3, एक इधर एक इधर एक इधर, तो तीनों का मल्टीप्लाई उसका नमवा बदल के वॉल्यूम हो जाता है। इसका वॉल्यूम निकाल लोगे। आगे देखो कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ। पेपर वाला कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगल आकार का, इसका जो लेंथ है ना वो ब्रीथ का ट्वाइस है। यानी ब्रीथ, अगर हम ब्रीथ को मान लेते हैं x तो लेंथ 2x हो जाएगा। ओके। अब इसका एरिया निकाल लेते हैं, पेरीमीटर निकाल लेते हैं, जो भी निकाल लेते हैं। क्या दिया है देख लेते हैं। बोला अ स्क्वायर स्विमिंग पूल ऑफ साइड 8m ऑक्यूपाइड 1/8 पार्ट ऑफ द प्लॉट। कह रहा है कि अ स्क्वायर स्विमिंग पूल। अच्छा, इस प्लॉटवा के अंदर ना स्क्वायर स्विमिंग पूल बनाए गए हैं, स्क्वायर शेप के। और एगो जो प्लॉट है ना वो 1/8 भाग केयर कर रहा है, कवर कर रहा है। 1/8 का मतलब ना कि इसको 8 भागों में बांटा गया होगा। और एगो पलटवा जो है ना वो स्क्वायर शेप का है। ये भी स्क्वायर है, 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 ये भी स्क्वायर है। और सबकी लंबाई सेम है। अगर ये 8 है तो एरिया घेरेगा 64, तो ये भी 64, ये भी 64, ये भी 64, ये भी 64। कुल मिला के सब 8 भाग 64 एरिया घेर लेंगे। तो उसके हिसाब से 8 चौका 32 की 2 कैरी 3, 8 6 के 48, 49 50 51।
यानी 512 कवर कर लेंगे। अगर नहीं भी मल्टीप्लाई कराते हो तो वैसे ही छोड़ दो आप। देखो ध्यान से समझो फिर से। उन्होंने बोला है कि इसकी जो चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है आपस में एक दूसरे में रिश्ता ये है कि लंबाई दोगुनी है चौड़ाई की। उसके बाद हम जैसे ही एरिया निकालेंगे तो बनेगा 2x इंटू एक्स, यानी 2x स्क्वायर एरिया हो गया। तो भाई भाई अब कुछ तो देगा तब तो सवाल लगेगा। तो उसने एरिया दिया है बट दूसरे रूप में दे दिया है। उन्होंने बोला है कि ये जो फिगर है ये टोटल 8 पार्ट में है और एक इसका हर पार्ट स्क्वायर है, सबकी भुजा भी सेम है 8। तो 8 है तो इस एक पार्ट का एरिया 64, तो 8 पार्ट का हो जाएगा 8 गुणे 64। एक तरह से देखा जाए तो उसका एरिया आया है 2x स्क्वायर, एक तरह से देखा जाए तो 8 इंटू 64 आया है। तो 2 से 8 को काट लेंगे 4 बार में, स्क्वायर जाएगा अंडर रूट बना देगा, यानी x बराबर आ जाएगा 4 में से निकल के आएगा 2 और 64 में से निकल के आएगा 8, 8 टू जा 16, यानी 16 निकल कर आएगा। यानी x का मान 16 हो जाएगा, तो 16 दूना के 32 हो जाएगा। अब क्या बोला है ज़रा समझ लेते हैं। बोला है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट का लेंथ है 32। आगे देखो क्या बोला है। हाउ मेनी रेक्टेंगुलर स्लैब्स आप इतना रिक्वायर टू कवर फ्लोर, वही पूरा नंबर ऑफ टाइल्स है। ए रेक्टेंगुलर प्लॉट है साइड इतना, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर जिस अराउंड, बताओ इसके चारों तरफ 3 चक्कर लगाने में कितना तार लगेंगे। कह रहा है अ फिश टैंक लेंथ ब्रेथ एंड हाइट 40, 60, 50 रिस्पेक्टिवली, इट्स कंटेन्स 50 लीटर ऑफ वाटर, हाउ मच वाटर इज नीडेड टू फिल इट इनकम्प्लीटली। तो देखो ये जो सवाल 9 नंबर है ना, वो एक 3D का सवाल है। कैसे 3D का सवाल लगते हैं ज़रा समझ लो इसके बारे में। ठीक है फैज़ान अशरफ, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी और भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको भी ये मेरी बात समझ में आई होगी। अब मैं इसका पार्ट 3 बनाऊंगा, देन मैं आपको समझाऊंगा कि हाँ इसके बचे हुए क्वेश्चंस को आपको कैसे करने हैं। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। थैंक यू सो मच।